दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि 140 करोड़ से ज़्यादा आबादी वाला यह विशाल देश कैसे चलता है? क्या चीज़ है जो एक आम नागरिक और देश के सबसे बड़े पद पर बैठे व्यक्ति को एक ही धागे में पिरोती है? वह है हमारा संविधान। लेकिन यह संविधान सिर्फ एक किताब नहीं है, बल्कि सदियों के संघर्ष, बदलाव और उन कानूनों का निचोड़ है जो अंग्रेज़ों के ज़मानों से शुरू हुए थे। आज के इस वीडियो में हम एक कहानी की तरह समझेंगे कि कैसे ईस्ट इंडिया कंपनी के छोटे छोटे व्यापारिक नियमों ने आगे चलकर दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की नींव रखी। चलिए शुरू करते हैं भारत के संवैधानिक विकास की यह रोमांचक यात्रा। संविधान क्या है? एक देश था जहां बहुत समय तक अंग्रेजों का शासन चल रहा था। वहां की पूरी व्यवस्था अंग्रेजों के बनाए हुए नियमों से चलती थी। देश के लोगों के पास ना अपने अधिकार थे, ना ही अपने हिसाब से जीने की आज़ादी। फिर आया साल 1947, जब उस देश को आज़ादी मिली। लेकिन आज़ादी के साथ एक बड़ी चुनौती सामने आई। अब देश को चलाया कैसे जाए? तब देश के बुद्धिमान लोगों के सामने एक जिम्मेदारी रखी गई। अगर आप अपने देश के लिए खुद का संविधान बना लेते हैं तो हम इस देश को पूरी तरह छोड़ देंगे, यानी आज़ाद कर देंगे। फिर क्या था? देश के महान नेताओं, विद्वानों और समझदार लोगों ने मिलकर एक ऐसी व्यवस्था बनाने की शुरुआत की जहां हर इंसान को समान अधिकार मिले। उन्होंने सोचा, चाहे देश में 556 रियासतों के राजा हों या उनका परिवार, या फिर एक गरीब किसान और मजदूर, सबके लिए एक कानून होना चाहिए। अगर कोई बड़ा आदमी गलती करता है तो उसे वही सज़ा मिले जो एक आम इंसान को मिले। कई वर्षों की मेहनत के बाद एक ऐसी किताब तैयार हुई जिसने देश को न्याय, समानता और अधिकारों का रास्ता दिखाया। उसी किताब को हम संविधान कहते हैं। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट लागू हुआ। ब्रिटिश सरकार ने सोचा कि अब भारत में व्यवस्था सुधर जाएगी, लेकिन हुआ इसका उल्टा। कलकत्ता में बने सुप्रीम कोर्ट और गवर्नर जनरल की काउंसिल के बीच टकराव शुरू हो गए। कोर्ट अपने अधिकार बढ़ा रहा था और प्रशासन अपने तरीके से काम करना चाहता था। सबसे बड़ी समस्या यह थी कि कोर्ट यह तय नहीं कर पा रहा था कि उसका अधिकार क्षेत्र कहाँ तक है। वह हर किसी पर अपना कानून लागू करने लगा, यहाँ तक कि भारतीयों के रीति रिवाज और परंपराओं को भी नज़रअंदाज किया जाने लगा। इससे जनता में असंतोष बढ़ने लगा और शासन में भ्रम फैल गया। इसलिए 1781 में एक्ट ऑफ सेटलमेंट लाया गया। अब कहानी में सुधार शुरू होता है। सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट के अधिकार को सीमित किया गया। उसे साफ कर दिया गया कि वह कलकत्ता के क्षेत्र तक ही सीमित रहेगा। यह भी तय किया गया कि गवर्नर जनरल और उसकी काउंसिल के आधिकारिक कार्यों पर कोर्ट हस्तक्षेप नहीं कर सकता। भारतीयों के मामले में आदेश दिया गया कि उनके अपने धर्म, परंपरा और व्यक्तिगत कानूनों के अनुसार ही न्याय दिया जाएगा। राजस्व और प्रशासनिक मामलों को कोर्ट के दायरे से बाहर कर दिया गया। साथ ही गवर्नर जनरल और काउंसिल को नियम बनाने का अधिकार दिया गया। अब धीरे धीरे टकराव कम हुआ और प्रशासन व न्यायपालिका के बीच संतुलन बनने लगा। एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781 ने रेगुलेटिंग एक्ट की कमियों को दूर किया और यह तय किया कि किसका अधिकार कहाँ तक है, यानी भारत में शासन को थोड़ा और स्पष्ट और व्यवस्थित बनाया। इसके बाद आता है अगला एक्ट, पिट्स इंडिया एक्ट 1784। 1781 का एक्ट ऑफ सेटलमेंट लागू होने के बाद भारत में थोड़ी व्यवस्था तो बनी। सुप्रीम कोर्ट और गवर्नर जनरल के बीच टकराव कम हुआ, लेकिन एक बड़ी समस्या अभी बाकी थी। ईस्ट इंडिया कंपनी अभी भी शासन चला रही थी और ब्रिटिश सरकार का पूरा नियंत्रण उस पर नहीं था। ब्रिटेन में यह चिंता बढ़ने लगी कि इतने बड़े देश का शासन सिर्फ एक व्यापारिक कंपनी के हाथों में कैसे छोड़ा जा सकता है। तब ब्रिटिश संसद ने तय किया, अब कंपनी पर सीधा और मजबूत नियंत्रण जरूरी है। इसी सोच के साथ आया पिट्स इंडिया एक्ट 1784। अब कहानी में बड़ा बदलाव होता है। इस एक्ट ने पहली बार डुअल सिस्टम ऑफ कंट्रोल, द्वैत शासन व्यवस्था शुरू किया। मतलब कंपनी, व्यापार और कुछ प्रशासनिक काम देखेगी। ब्रिटिश सरकार राजनीतिक और महत्वपूर्ण फैसलों पर नियंत्रण रखेगी। इसके लिए ब्रिटेन में एक नई संस्था बनाई गई, बोर्ड ऑफ कंट्रोल। इसमें ब्रिटिश सरकार के सदस्य होते थे या भारत के सभी राजनीतिक मामलों को नियंत्रित करते थे। दूसरी तरफ कंपनी का एक समूह था, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, या व्यापारिक और प्रशासनिक काम देखता था। अब भारत में गवर्नर जनरल की स्थिति और मजबूत हुई। उसे मद्रास और बॉम्बे पर अधिक नियंत्रण मिला ताकि पूरे भारत में एक समान नीति चल सके। साथ ही भारत में कंपनी के क्षेत्रों को पहली बार ब्रिटिश पोजेशन इन इंडिया कहा गया और कंपनी के कामकाज पर ब्रिटिश सरकार की निगरानी और जवाबदेही बढ़ा दी गई। अब धीरे धीरे साफ हो गया कि कंपनी सिर्फ नाम की शासक है, असल नियंत्रण ब्रिटिश सरकार के हाथ में जा रहा है। यहीं से भारत में शासन धीरे धीरे कंपनी
से सरकार की ओर शिफ्ट होने लगा। अगला चार्टर एक्ट है 1813। 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट आने के बाद यह साफ हो चुका था कि ईस्ट इंडिया कंपनी सिर्फ नाम की शासक रह गई है और असली नियंत्रण ब्रिटिश सरकार के हाथ में जा रहा है। लेकिन अब एक नई बहस शुरू हुई। क्या कंपनी को सिर्फ व्यापार का ही अधिकार मिलना चाहिए? क्या दूसरे अंग्रेज व्यापारी भारत में व्यापार नहीं कर सकते? ब्रिटेन में व्यापारी और लोग दबाव बनाने लगे कि कंपनी का एकाधिकार खत्म होना चाहिए। इसी माहौल में आया चार्टर एक्ट 1813। अब कहानी में बड़ा आर्थिक बदलाव होता है। इस एक्ट ने सबसे बड़ा फैसला लिया। ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार खत्म कर दिया गया। लेकिन ध्यान रहे, चीन के साथ व्यापार और चाय पर कंपनी का एकाधिकार अभी भी बना रहा। अब भारत में दरवाजे खुल गए। दूसरे ब्रिटिश व्यापारी भी यहाँ आकर व्यापार कर सकते थे। इससे भारत में व्यापार और प्रतिस्पर्धा कंपटीशन बढ़ी। एक और महत्वपूर्ण बदलाव, अब पहली बार ब्रिटिश सरकार ने कहा कि उसे भारत में शिक्षा और ज्ञान के प्रसार की जिम्मेदारी भी लेनी चाहिए। इसके लिए हर साल 1 लाख रुपए शिक्षा के लिए देने का प्रावधान किया गया। साथ ही ईसाई मिशनरियों को भारत में आने और अपने धर्म का प्रचार करने की अनुमति मिल गई। अब भारत सिर्फ एक व्यापारिक केंद्र नहीं रहा, बल्कि धीरे धीरे आर्थिक, शैक्षिक और सांस्कृतिक बदलाव का केंद्र बनने लगा। इसके बाद आता है 1833 का चार्टर एक्ट। 1813 के चार्टर एक्ट के बाद भारत में व्यापार के दरवाजे खुल चुके थे। कंपनी का एकाधिकार टूट रहा था और भारत सिर्फ व्यापार का केंद्र नहीं, बल्कि एक बड़े प्रशासनिक क्षेत्र के रूप में देखा जाने लगा। लेकिन अब ब्रिटिश सरकार के सामने एक और बड़ी चुनौती थी। इतने बड़े देश को अलग अलग नियमों से कैसे चलाया जाए? क्या पूरे भारत के लिए एक ही मजबूत प्रशासन नहीं होना चाहिए? इसी सवाल का जवाब बना चार्टर एक्ट 1833। अब कहानी में सबसे बड़ा मोड़ आता है। ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापार पूरी तरह खत्म कर दिया गया। अब कंपनी सिर्फ शासन करने वाली संस्था बन गई। बंगाल के गवर्नर जनरल को बना दिया गया गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया और पहले गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बने लॉर्ड विलियम बेंटिक। अब पूरे भारत का शासन एक ही केंद्र से चलने लगा। सबसे बड़ा प्रशासनिक बदलाव, पूरे भारत के लिए कानून बनाने की शक्ति गवर्नर जनरल की काउंसिल को दे दी गई। मद्रास और बॉम्बे की विधायी शक्तियां खत्म कर दी गई। अब वे सिर्फ प्रशासनिक इकाई रह गई, यानी भारत में केंद्रीकरण की शुरुआत हो गई। इस एक्ट के तहत एक महत्वपूर्ण कदम, भारत में कानूनों को व्यवस्थित करने के लिए लॉ ऑफ कमीशन बनाई गई। इसके पहले अध्यक्ष बने लॉर्ड मैकाले और एक बहुत ही आधुनिक विचार भी सामने आया। कहा गया कि सरकारी नौकरियों में किसी के साथ धर्म, जात, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं होगा। हालांकि व्यवहार में यह पूरी तरह लागू नहीं हुआ। अब भारत का शासन बिखरा हुआ नहीं रहा, बल्कि एक मजबूत केंद्रीकृत व्यवस्था में बदलने लगा। 1833 का चार्टर एक्ट आने के बाद भारत में एक केंद्रीकृत शासन की नींव पड़ चुकी थी। अब पूरा प्रशासन एक ही केंद्र से चल रहा था। लेकिन समय के साथ एक नई समस्या आने आई। इतने बड़े देश के लिए कानून बनाने वाली व्यवस्था और मजबूत कैसे हो? क्या सिर्फ एक छोटी परिषद पूरे भारत के लिए सही कानून बना सकती है? ब्रिटिश सरकार ने महसूस किया कि अब भारत में विधायिका को और सशक्त बनाना जरूरी है। इसी सोच से जन्म हुआ चार्टर एक्ट 1853। अब कहानी में एक नया और आधुनिक मोड़ आता है। पहली बार गवर्नर जनरल की परिषद के विधायी और प्रशासनिक कार्यों को अलग कर दिया गया, यानी अब कानून बनाने का काम अलग और शासन चलाने का काम अलग हो गया। गवर्नर जनरल की परिषद में 6 नए सदस्यों को जोड़ा गया, जिससे कुल सदस्य संख्या बढ़कर 12 हो गई। इसमें शामिल थे बंगाल का मुख्य न्यायाधीश, कलकत्ता उच्च न्यायालय का एक न्यायाधीश, बंगाल, मद्रास, बॉम्बे और आगरा से एक एक प्रतिनिधि। इससे पहली बार क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व की शुरुआत हुई। एक और बड़ा बदलाव, कार्यकारी परिषद के कानून सदस्य को पूर्ण सदस्य का दर्जा दिया गया। अब एक पृथक विधान परिषद बनाई गई, जो आगे चलकर लघु संसद, मिनी पार्लियामेंट के रूप में विकसित हुई। ब्रिटेन में भी बदलाव हुआ। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, निदेशक मंडल के सदस्यों की संख्या 24 से घटकर 18 कर दी गई। और अब कहानी का सबसे आधुनिक और महत्वपूर्ण हिस्सा, पहले सरकारी नौकरियां सिफारिश से मिलती थी, लेकिन अब प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से भर्ती की व्यवस्था शुरू की गई और पहली बार भारतीयों को सिविल सेवा में आने का अवसर दिया गया। अब भारत में शासन सिर्फ केंद्रीकृत नहीं, बल्कि धीरे धीरे प्रतिनिधित्व, निष्पक्षता और आधुनिक प्रशासन की ओर बढ़ने लगा। तो दोस्तों, 1853 के इस चार्टर एक्ट तक आते आते हम देख सकते हैं कि भारत में एक मिनी पार्लियामेंट और सिविल सेवा जैसी आधुनिक व्यवस्थाएं जन्म ले चुकी थी। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई।
1853 के ठीक 4 साल बाद यानी 1857 में एक ऐसी क्रांति हुई जिसने अंग्रेजों की जड़ों को हिला दिया। उस विद्रोह के बाद कंपनी का राज हमेशा के लिए खत्म हो गया और शुरू हुआ ब्रिटिश क्राउन का सीधा शासन। अगले एपिसोड में हम जानेंगे कि कैसे 1858 के बाद भारत की किस्मत बदली और कैसे हम 1935 के उस ऐतिहासिक अधिनियम तक पहुंचे जिससे हमारे आज के संविधान का करीब 70% हिस्सा लिया गया है। अगर आपको संविधान की यह कहानी पसंद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। कमेंट में बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। थैंक यू, धन्यवाद।